जैसा कि आप जानते हैं कि विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, सिर्फ समय की घोषणा बाकी रह गई। अब तक जो बिहार की स्थिति रही है वो सब आप लोगों के सामने है। बिहार की क्या स्थिति है, क्या दशा और दुर्दशा है। चुनाव के समय में जैसा कि अब तक का इतिहास रहा है कि दल पर, जात पर आधारित, संप्रदाय पर आधारित, धर्म पर आधारित चुनाव होते रहे हैं और उस आधार पर होने के कारण जो जनता के प्रतिनिधि चुनकर जाते रहे हैं तो वो जनता का आवाज नहीं बन पाए, सिर्फ दल की आवाज बने और अपनी सुख सुविधा के लिए राजनीति करते रहे। इसका लाभ सीतामढ़ी के लोगों को आज तक नहीं हो सका। जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार की धरती, बिहार की संस्कृति, बिहार का लोकतंत्र दुनिया में मशहूर रहा है, लेकिन आज बिहार की स्थिति एक बीमार और थके हुए लोगों के हाथ में है। लगभग 40 वर्षों से सामाजिक न्याय के नाम पर, धर्म के नाम पर दो लोगों को मौका बिहार की जनता ने दिया, लेकिन आज बिहार की जनता पूरी तरह से ठगा महसूस कर रहा है और उनके प्रतिनिधि, जो उस दलों के प्रतिनिधि जाते रहे, अपनी सुख सुविधा के हिसाब से अपना काम करते रहे। जनता की आवाज विधानसभा में नहीं बने, सीतामढ़ी की आवाज विधानसभा में नहीं बने। इसका बहुत बड़ा कारण ये रहा और इसके वजह से सीतामढ़ी सभी मानकों पर फिसड्डी रहा। बिहार तो रहा ही देश में, लेकिन बिहार में सीतामढ़ी जिला सबसे तीसरे जिले, जो 3 जिले बिहार के पिछड़े हैं उसमें सीतामढ़ी जिला एक है। आपको मालूम है कि इससे पहले आप लोगों से मैंने जब रूबरू हुआ तो मैंने सारे चीजों पर, विकास के सभी मानकों पर डाटा आपसे शेयर किया था और वही डाटा जो मैंने शेयर आप लोगों से किया, वही डाटा बिहार सरकार के सरकारी संस्थाओं ने मेरे पीसी के 3 दिनों के बाद प्रकाशित किया था। एक एक डाटा जो मैंने दिया था वो डाटा टैली किया था। रोजगार की स्थिति क्या है, बेरोजगारी की स्थिति क्या थी, स्वास्थ्य की स्थिति बिहार में क्या थी, प्रति व्यक्ति डॉक्टर की क्या स्थिति थी, दवा की क्या उपलब्धता रहती है, अपराध का क्या स्थिति है, पलायन की क्या स्थिति, इन सब को जो मैंने डाटा आपको दिया वही डाटा बिहार सरकार ने 2 दिनों के बाद प्रकाशित किया था। तो आपसे मैं कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से मैं आम लोगों के बीच ये संवाद करना चाहता हूं, संवाद देना चाहता हूं कि अब वो समय आ गया है कि सीतामढ़ी के विकास के लिए, सीतामढ़ी मां जानकी की धरती की विकास के लिए और यहाँ के बच्चों के भविष्य के लिए, यहाँ के मजदूरों के रोजगार के लिए, यहाँ के लिए औद्योगिक क्षेत्रों, उद्योग की स्थापना के लिए, विकसित सीतामढ़ी और सुंदर सीतामढ़ी के लिए अब वक्त आ रहा है कि आप सोचें। अब तक आप लोगों ने, हमारी जनता ने, हमारे लोगों ने, बिहार के लोगों ने और खासकर सीतामढ़ी के लोगों ने यहाँ एमएलए चुनते रहे हैं, विधायक अपना प्रतिनिधि नहीं चुना। अगर एमएलए प्रतिनिधि चुनते तो उसकी आवाज जरूर, उसका प्रतिनिधित्व विधानसभा में होता, लेकिन वो एमएलए चुनते थे ना, अपनी सुविधा के लिए गए और जिस दल से गए उस दल के लिए अपना हाथ उठाते रहे, जनता के लिए कोई आवाज नहीं बन सके। मैं आपके माध्यम से लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपना प्रतिनिधि चुने, आप अपना प्रतिनिधि चुनिएगा, तब आपकी आवाज विधानसभा में उठेगी और तब आपका विकास होगा, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। इसके लिए मैंने, जहां तक मेरी बात है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं 30 साल तक दलीय राजनीति में रहने के बावजूद अपने साथियों, अपने कार्यकर्ताओं, अपने अभिभावकों का बात न मानते हुए मैंने चुनाव नहीं लड़ा दलीय राजनीति होने के कारण। लेकिन इस बार चूंकि सभी साथी ने, सभी अभिभावकों ने और सीतामढ़ी के लगभग जो भी सीतामढ़ी से दर्द और निष्ठा रखने वाले लोग हैं, उन लोगों का ये हुआ कि जो मेरी एक्टिविटी देखे, जो मेरे कार्यक्रम को देखते हैं या जो मैंने संवाद दिया उससे प्रभावित होकर लोगों ने कहा कि नहीं, इस बार के चुनाव में आप जरूर आइए और आप जैसे लोगों को विधानसभा में जाना चाहिए। इसलिए कि मैं यहाँ प्रतिनिधि रह चुका हूँ। मैं 20 साल तक लगातार जो प्रतिनिधि के रूप में रहा, हमारे सार्वजनिक जीवन में रहते हुए भी कोई एक पैसे का दाग नहीं लगा, न किसी तरह का भ्रष्टाचार का, न किसी तरह के पक्षपात का, न ही जात पात का। सबसे ऊपर उठ करके मैंने जनता के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, जिला के लिए जब जब समस्या आई
सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की, तब तक मैं खड़ा होकर के अपने जान की बाजी लगा करके सौहार्द के लिए, आपसी भाईचारा के लिए, एकता के लिए काम किया। और इसका परिणाम हुआ कि सीतामढ़ी की के प्रशासन ने भी और बिहार सरकार ने भी सम्मानित करने का काम किया। ये सम्मान कोई मेरे सम्मान नहीं था, मेरे प्रयास का सम्मान नहीं था। यहाँ लोगों ने मुझ पर विश्वास और भरोसा किया, इस वजह से हमको सफलता मिली और सरकार ने और प्रशासन ने हमको सम्मानित किया। वो सम्मान भी जनता के नाम मैं करता हूँ। और मैं आपके माध्यम से लोगों से कहना, सीतामढ़ी वासियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने उदारता पूर्वक एक परिवार के तीन पीढ़ी को सीतामढ़ी में मौका दिया। और विधानसभा ही नहीं, विधानसभा तो भेजा ही, मंत्री भी बने, सांसद भी बने, और सीतामढ़ी के होते हुए भी सीतामढ़ी आज कहाँ खड़ा है वो सब आप जानते हैं। एक व्यक्ति को 4 बार विधान परिषद में भेजा, उसके बाद भी सांसद बनाया। 4 बार के विधान परिषद के कार्यकाल में सीतामढ़ी के विकास, सर्वांगीण विकास के लिए क्या रहा वो सब आपके सामने है। अब तक आपने अपना प्रतिनिधि नहीं भेजा, अब तक आपने किसी दल पर, जात पर वोट किया, संप्रदाय पर वोट किया। अब वो जमाना खत्म हो गया है। आज की दुनिया एआई की दुनिया है, रोबोटिक सिस्टम की दुनिया है, और उसमें बिहार आपका कहाँ खड़ा है, आपके बिहार की क्या स्थिति है, उसमें सीतामढ़ी किस पायदान पर है, ये सब आप लोग जानते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से लोगों से कहना चाहता हूं कि इस बार आप हमें अगर मौका देंगे तो मां सीता की धरती के साज सज्जा के लिए, सजावट के लिए, विकास के लिए मैं शिल्पकारी करने का काम करूंगा। और आपके सम्मान को सीतामढ़ी ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे देश में सीतामढ़ी को एक स्थान स्थापित करूंगा। क्योंकि यह सीतामढ़ी की जो धरती है, ये कोई साधारण धरती नहीं है। यह धरती सीता जी की जन्म स्थली है। इसका जो विकास होना चाहिए वो अब तक नहीं हुआ। सीतामढ़ी आज भी आप देख लीजिए कि यहाँ के जाम की क्या स्थिति रहती है, बरसात के दिनों में क्या स्थिति रहती है। रोज यहाँ आए दिन अपराध का ग्राफ इतना बढ़ गया है, यहाँ दुराचार की घटनाएं इतना घट रही है। यहाँ सिस्टम नाम का चीज नहीं है। हर आदमी को सिस्टम में काम करने के लिए इतनी तकलीफ हो रही है, इतना दिक्कत हो रहा है। गरीब लोग आज के दिनों में, हमको नहीं लगता है कि वो उसको न्याय मिल पाता है किसी स्थान पर, या वो थाना हो, सर्किल हो, या प्रखंड हो, कहीं भी, या हॉस्पिटल हो, कहीं भी गरीब को कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है, दर दर भटक रहा है। इन सब के लिए, और आपको मालूम है एक विधायक अपनी हैसियत को नहीं जानता है, वो पढ़ता ही नहीं है कि उसका गाइडलाइन क्या कहता है कि विधायक की क्या हैसियत है। उसको तो मतलब भी नहीं है कि विधानसभा में हम गए तो किस लिए गए हैं। उसको जो मार्गदर्शिका मिलती है, जो नए विधायक चुन के जाते हैं, तो वो विधायक का मार्गदर्शिका की कॉपी जिस तरह से इन्वेलप में मिलता है, उसी तरह से वो अलमारी में रह जाता है। कभी ये नहीं देखता कि उसका पावर क्या है, उसका अधिकार क्या है, उसके कर्तव्य क्या है। इसलिए हम लोगों को जब मुखिया बने तो 23 साल या 27 साल के बाद चुनाव, 23 साल के बाद चुनाव हुआ, हम लोग पहली बार मुखिया बने। कार्यशाला हुआ, एक कार्यशाला को मैं हाजिरी मेरी रही, एक मार्गदर्शिका को पढ़ा। इसका परिणाम रहा कि मैं 2001 से 5 तक का जो कार्यकाल रहा, 10 तक का मुखिया का और निचले के प्रतिनिधि का, उसको कभी किसी पदाधिकारी दबा नहीं पाया। वो हमेशा अपने अधिकार के लिए लड़ा और जीता, और प्रशासन को झुकाया, और संविधान में जो ताकत थी एक जनप्रतिनिधि का, उस संविधान का ताकत के हिसाब से अपना हक और हुकूक लिया। इसलिए आज के जो प्रतिनिधि होते हैं वो यही करते हैं कि यहाँ से जीत के गए, माला जनता यहाँ पहनाई, वहां शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जो सुविधाएं मिलती है वह सब जानते हैं। उस सुविधा से लैस होकर के अपने और अपने बाल बच्चों के लिए लगे रहे। जनता कहाँ है? एक आदमी को 5 बार मौका मिला, 4 बार मौका मिला, 3 बार मौका मिला। जिनको जितनी बार मौका मिला उनका क्षेत्र आज उतना पीछे है। आप लोग सब लोग एक आंख है, जनता की आंख है, आवाज है। आप मेरी बात को मत मानिए। आप ऐसे लोगों का हालात को जाकर देख लीजिए आज, कि जो आदमी को जितना अधिक मौका मिला उसके क्षेत्र की क्या स्थिति है। इसलिए क्या ज़ियाउद्दीन खान साहब को मौका मिलता है तो किस तरह के व्यापक सुधार होंगे? 2-4 शब्दों में। व्यापक सुधार के लिए मैं आपसे ये कह रहा हूं
कि मैं जानता हूं कि सीतामढ़ी मेरा जन्मस्थली है, सीतामढ़ी की समस्या क्या है, मूलभूत समस्या उससे जाम है, सीतामढ़ी में कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, सड़कें वही हैं सड़कें वही है जो 50 साल पहले थी। 50 साल पहले थी यहाँ। तो ये मूलभूत समस्या से आप जहां बैठे हैं 2000 से पहले आप यहाँ नहीं आ पाते, जो स्थिति थी। मुझे 2001 में मौका मिला और आप देख लीजिए कि अंसारी रोड से नदी तक, नदी से लेकर के रोड तक, रोड से लेकर के आईटीआई तक, आईटीआई से लेके नहर चौक से लेकर के, नहर चौक मेरी देन है, वो डॉक्टर कॉलोनी मेरी देन है कि वो डॉक्टर कॉलोनी का जो रोड बना आप देख रहे हैं, वो रोड भी मेरे कार्यकाल में बना और वो रोड पर 44 आदमी लैंडलेस का मकान बना हुआ था, इंक्रूचमेंट था, डॉक्टर लोग जमीन ले लिए थे। मैंने लोगों से आग्रह करके, विनती करके, अपने संसाधन से उन सब लैंडलेस को एक अलग जगह पर स्थापित करके और वो रास्ता बना। आज सीतामढ़ी डॉक्टर का हब हुआ नहर चौक और सबसे नामी ग्रामीण प्रतिष्ठित डॉक्टरों का यह हब हुआ। सीतामढ़ी और डुमरा के बीच में 2001 से पहले आप जाते तो कोई एक दुकान नहीं मिलती। आज सारे शोरूम सीतामढ़ी और डुमरा के बीच क्यों आ रहे हैं? शांति है, सद्भाव है, आपसी भाईचारा है, कम्युनिकेशन है। यहाँ जाम अगर राजीवपट्टी में लग जाए तो तलखापुर होते हुए लोग चले जाते हैं, डुमरा निकल जाते हैं। यह मैंने सहायक रोड में अपने कार्यकाल में बनवाया था। मैंने सोचा था कि वहां सीधा नहर चौक से एक रोड जाती है जो मधुबन को टच करती है, उसमें एक पुल का अभाव है। पुल मैं अपने कार्यकाल में स्वीकृत कराया, 2012 में कराया था। वो पुल आज भी नहीं बन पाया। शिलान्यास करने गए पिंटू जी, जनता के विरोध के कारण, जनता का कोई विरोध नहीं था, उनकी मंशा नहीं थी पुल बनाने की, नहीं बनाए। यही स्थिति है। पार्टी आपकी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है या गठबंधन करके आएगी? नहीं, हमारी पार्टी तो घोषणा कर चुकी है अकेले चुनाव लड़ेगी, अकेले लड़ेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग नहीं जान पा रहे हैं प्रशांत किशोर कौन है। कई बार लोग क्वेश्चन में लगता है कि प्रशांत किशोर कौन है, नहीं जानते। नहीं, ऐसा बात नहीं है। प्रशांत किशोर को आज बच्चा बच्चा जानता है। ऐसा कहने वाले लोग, हमको लगता है कि बहुत कम लोग होंगे। पप्पू यादव भी कहते हैं कौन नहीं पहचानते जी, पप्पू यादव कहते हैं। अच्छा, पप्पू यादव प्रशांत किशोर जी को नहीं पहचानते हैं तो पप्पू यादव बिहार के नहीं है क्या? वो इस देश के नहीं होंगे? क्या कहना चाहेंगे? अपने कार्यकाल में 5 क्या प्राथमिकता रखें? मैं सीतामढ़ी के जाम से मुक्त कराना, सीतामढ़ी सीताजी के जन्म स्थल के जगह को देश के मानचित्र पर लाना, लखनदेई नदी को पुनर्जीवित करना, ये मेरा 3 ड्रीम स्कीम है। और एक एक वंचित को, जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार को मिटाना, चाहे उसके लिए संघर्ष। जिला में लगातार रेप की घटनाएं हो रही हैं। आपने देखा होगा कानपुर में एक 12 साल की बच्ची के साथ पहले रेप होता है, दरिंदगी होती है, 5 लोग उसके साथ पूरी हैवानियत करते हैं, फिर मार देते हैं। फिर उसके बाद कल सैदपुर में एक बच्ची के साथ जो आदमी ट्यूशन पढ़ाता है, एक जनप्रतिनिधि जो जिला पार्षद प्रतिनिधि है, उस आदमी ने उसके साथ छेड़खानी किया और अटेम्प्ट टू रेप का उस पर केस हुआ, वो जेल गया। कल रात में रिंग मार्ग पे एक 10 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। ये क्या हो रहा है और इस पर किसको कंट्रोल करना चाहिए? देखिए, ये पूरी तरह से जो प्रशासनिक व्यवस्था है ना, वो चरमरा चुकी है। बिहार को कोई चला नहीं रहा है। बिहार को एक बीमार आदमी को मुखौटा बना करके यहाँ के जो नौकरशाह हैं वो बिहार को चला रहे हैं। नीतीश कुमार तो आपका है। अब नाम आप देख लीजिए, जो आदमी है मुखौटा है वो बीमार भी है और थक भी चुके हैं। इनडायरेक्टली मुख्यमंत्री का है। और इनडायरेक्टली या डायरेक्टली नहीं, वो उनके जिनके बारे में मैं कह रहा हूँ आप जान रहे हैं, वो बीमार हैं, वो थके हुए हैं, उनको कुछ याद नहीं रहता है, उनको सिर्फ एक मुखौटा बना करके रखा गया है। आप बोला कि रेप की बात है, पूरे बिहार की स्थिति वही है। मुजफ्फरपुर की स्थिति जाके देख लीजिए आप। यहाँ डबल इंजन की सरकार है पिछले 20 सालों से। डबल इंजन की सरकार होते हुए भी क्या स्थिति है बिहार का? 40 सांसद देते हैं, क्या विकास हो रहा है? सारा उद्योग यहाँ से शिफ्ट कर रहा है गुजरात में। गुजरात के प्रधानमंत्री है, बिहार और देश के नहीं है। बिहारियों के साथ बाहर में देख रहे हैं, दिन रात आप खबर आती है कि इतना मिसबिहेव किया जाता है, बिहारियों को एक तरह से जो है ना गाली दिया जाता है, मारा जाता है, प्लान करके जाते हैं। इसके लिए प्रशांत किशोर की, आपकी पार्टी की क्या मतलब नजर? देखिए, हम तो अभी सत्ता में नहीं है, मेरी नवोदित पार्टी है, लेकिन आप जानते हैं कि प्रशांत जी एक बहुत ही डायनेमिक व्यक्तित्व का आदमी है। वो उसको यदि मौका मिलेगा तो पलायन ही समाप्त कर देगा। बिहार में से पलायन ही नहीं होगा। यहाँ हर गांव में रोजगार, हर बच्चे को हाथ में रोजगार मिलेगा। ये हम लोग का
एजेंडा है, हम लोगों के पार्टी का एजेंडा है ये। इसलिए जब पलायन ही नहीं होगा तो लोग बाहर से यहाँ रोजगार करने आएंगे, यहाँ के लोग नहीं जाएंगे बाहर रोजगार करने। हम लोग का प्लान ये है, जन स्वराज ये चाहती है। अच्छा, जैसा कि क्राइम का मुद्दा उठाया आपने कि ये रेप हो रहा है, बहुत से जैसे कुकर्म हो रहे हैं, तो इस पे कानून की जो प्रतिक्रिया है एकदम इंस्टेंट क्यों नहीं आती? इसकी बड़ी वजह क्या हो सकती है? देखिए, आपको बताया ना कि यहाँ कानून और व्यवस्था जो होता है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यह है कि पहले आप देखते थे कि चौकीदार की व्यवस्था होती थी मुखबिरी के लिए कि किस गांव में कौन आदमी कौन गलत काम कर रहा है, हर वार्ड में होता था। आज चौकीदार की सिस्टम खत्म हो गई, न पुलिस को उस क्षेत्र की सूचना मिलती है, और सूचना भी मिलती है तो सारी व्यवस्थाओं के बावजूद भी प्रस्थान समय पर नहीं होता है। इसलिए कि हर ऊपर से नीचे से लेकर ऊपर तक के जो पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी है, सब लूटने में लगे हुए हैं, जनता का दोहन करने में लगे हैं। पीड़ित जाएगा तो जब तक 5,000 देगा नहीं तब तक उसका FIR नहीं होगा। यहाँ अराजकता की स्थिति हो गई है। यहाँ बिल्कुल ही जनता का दोहन और शोषण करना है, और ये बचे हुए नीतीश जी के कार्यकाल जो है इसमें मालामाल हो जाना है। फिर समय आना नहीं, समय बदलेगा, ऐसे लोग जेल के सलाखे में रहेंगे, कानून का राज स्थापित होगा, जन सुराज आएगा। चलिए।